यहां तो अवध नारायण सिंह ने आदमी बनाने के कारखाने का ही पता बता दिया था। यह तथ्य अविश्वसनीय था, अतार्किक था, विज्ञान से परे, असंभव था। लेकिन आज के दिन यही सत्य था। एक ऐसा सत्य जो बस मिथकों में घटित होता है और पीढ़ियों के साथ चलता है। का का ए हो भगवान, जिंदा, मूर्ति जिंदा। फूलचंद अवाक होने के एकदम आखिरी वाले छोर पर पहुंचते हुए बोलकर उछला। इसके बाद अवाक नहीं, अटैक आता है। हाँ तो तुमको भीतर क्या दिखाया अभी? था ना जयप्रकाश। अब इससे बड़ा सच क्या होगा रे? अवध नारायण सिंह ने अब गंभीर होते हुए कहा। अब फूलचंद का चेतन अवचेतन इस आंखों से देखे सत्य को स्वीकार कर लेने की अवस्था में आ चुका था। हाँ, वैसा भयंकर चमत्कार है तो क्या बोलना। तब वही डेनियल के खानदान का कोई आदमी होगा, वो बूढ़ा कर लिया होगा साला कोई सिद्धि। और ये पक्का इंग्लिश तांत्रिक है मालिक, असमसानी नहीं है, यह कब्रिस्तान का सिद्धि है। इसको टीवी में ऐसा खूब दिखाता है। ये इंग्लिश प्रेत को कब्जा में किया है और उसी से जिंदा कर देता है आदमी को। इधर इस तरह का तांत्रिक नहीं पाइएगा, बाहरी है। ठीक ही है, अपने गांव का तो दुख दूर कर रहा है। फूलचंद ने अब अपनी ओर से रहस्य की सारी जड़ें खोदकर छत विछत करते हुए कहा। हाँ होगा कुछ भी, हम काहे दिमाग लगाए यार, काम से मतलब है। आज हमको हमारा बेटा मिल गया, कल सबको इस चमत्कार से हमारा आदमी फिर जिंदा होकर मिल जाएगा। हम साला काहे पता करने जाए कि वो क्या कर रहा है, कैसे करके ये सब करता है। अवध नारायण सिंह अपना साथ चुके और थोड़ा बाकी के भी बचे हितों को ध्यान में रखते हुए बोले। हाँ सही बात, अगर उसका पीछे आदमी ढेर जासूसी करेगा तब तो वह मूर्ति को आदमी बना सकता है, तो साला दिमाग गर्म हो जाने पर आदमी को मूर्ति भी बना देता होगा, है कि नहीं मालिक? फूलचंद ने भय और तर्क की बराबर बराबर मात्रा में फेंकते हुए कहा। हाँ ये बात तुम फैक्ट बोले हो, सच वैसा कर सकता है। वो बूढ़ा साला देखने में भी डेंजर कम थोड़े लगता है, जोर से हंस देता है साला, देह सिहर जाता है मर्दे। अवध नारायण सिंह के यह बोलते समय उस बूढ़े का चेहरा जैसे उनके माथे के सिकुड़न से उभरे लकीरों पर छपा सा दिख रहा था फूलचंद को। उसने एकाएक नजरें हटा ली थी। छोड़े छोड़े उसका बात मालिक, प्रेत ही है वो। अब देसला है कि गोरखा प्रेत है, उसका चर्चे बेकार है। फूलचंद ने जैसे अब पिंड छुड़ावन मनः स्थिति को बयां करते हुए कहा। हालांकि ऐसा होना तो संभव ही नहीं था। अवध नारायण सिंह ने उसे जिस प्रयोजन से बुलाया था वह तो अभी बोला भी नहीं गया था। अच्छा हाँ छोड़ो, अब सुनो असली बात। अवध नारायण सिंह ने ऊपर की जेब से 2-3 इलायची के दाने निकालते हुए कहा। अभी असली बात बाकी ही है। फूलचंद ने मन ही मन माथा धूनते हुए पूछा। हाँ तो क्या तुमको यहां घर पर भूत और प्रेत का खेल दिखाने बुलाए थे? देखो बात यह है कि तुमको थोड़ा अब जयप्रकाश का देखभाली संभालना होगा। तुम इस घर का पुराना सेवक है, इसलिए तुम पर भरोसा है। सबको नहीं बता सकते ना अभी ये सब बात। अवध नारायण सिंह बोलते बोलते उठकर फूलचंद के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे। जी हम देखभाल जयप्रकाश बाबू का मने मालिक? फूलचंद अभी अपनी पूरी बात नहीं बोल पाया था। क्या है, क्या दिक्कत है? कोई बंधुआ मजदूरी थोड़ी करवा रहा है? अरे जेन्युइन पैसा देंगे मर्दे, मैंने तुरंत तुम लोग साला अपना औकात पर आ जाता है रे। हैं ठीक है, तुम पैसा बोलो, जितना बोलेगा उतना देंगे। बोल बोल पैसा। अवध नारायण सिंह अचानक चिढ़ते हुए बोले। हे भगवान, नहीं मालिक, पैसा का बात कहां बोले ही है हम। हमारे मुंह से पैसा निकला क्या? हम पूछ रहे थे कि आप हमको देखभाल का बोल रहे हैं, तो वही पूछे कि मतलब क्या, मने कि। फूलचंद मध्यम आवेग और अंदर की छटपटाहट में वाक्य न पूरा बोल पा रहा था, न उसका कोई अर्थ ही बता पा रहा था। अरे बता तो रहे हम तुमको, सुनोगे तब ना। असल में हम जाते रहते हैं बाहर भीतर काम से, अब 24 घंटा हम तो नहीं देख पाएंगे ना इसको, और मलकाइन से इतना बड़ा आदमी अकेले संभालने में दिक्कत होगा, इसलिए एक भरोसा वाला आदमी चाहिए हमको। तब न तुमको बोल रहे,
तुम रहेगा तो मलकाइन को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, बाहर भीतर का राशन पानी लाने में भी, और जयप्रकाश को जरा देखने सुनने में, उठाने बिठाने में। अवध नारायण सिंह ने फूलचंद की जिज्ञासा का अंदाजा लगाकर अपनी ओर से पूरा भरोसा जताते हुए कहा, जी सब तो ठीक बात, हम पूछ रहे थे कि जयप्रकाश बाबू को क्या देखभाल चाहिए, बीमार है क्या जी, कोई दिक्कत है क्या? अभी तो लाए ही होंगे ना मालिक, अभी तो एकदम फ्रेश मने मने बुझ रहे हैं ना जो हम पूछना चाह रहे हैं। फूलचंद ने आधे कहे में ही पूरा से अधिक पूछ लिया था। इस बार कुछ पल के लिए चेहरे पर थोड़ी सी चुप्पी आई थी अवध नारायण सिंह के, लेकिन अगले ही पलों में खुद को शायद भीतर से कुछ समेटा या संभाला था अवध नारायण सिंह ने। बीमार है थोड़ा, आया ही है ना, तो थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत है, अभी थोड़ा बोलता चालता भी नहीं है, अभी हो जाएगा सब नॉर्मल धीरे धीरे, कुछ तबीयत खराब तो होते रहता है ना आदमी का। अवध नारायण सिंह ने इस बार बेहद धीमे स्वर में थोड़ी सी कसक के साथ कहा था, शायद मरा हुआ जवान बेटा जिंदा होकर वापस आ गया था, यह चमत्कार तो पारलौकिक था ही, और ऐसे में एक बाप की खुशी का क्या अंदाजा लगाना, वह तो कल्पना से परे ही होती। पर अभी पुत्र जिस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता था बिना खाए पिए, पर थोड़ी चिंता तो रह ही गई थी अवध नारायण सिंह के लिए। अच्छा, भगवान पर भरोसा रखिए मालिक, जब वो गईल आदमी को ला सकता है तो आइल आदमी को चला फिरा भी तो सकता ही है ना, सब ठीक हो जाएगा। फूलचंद ने सीधे भगवान के प्रति पूरी आस्था के साथ कहा। इधर अवध नारायण सिंह भी उस भगवान को याद करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार ध्यान में उस कोठी वाले रहस्यमयी बूढ़े का ही अजीब सा मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जा रहा था। चेतन पर अब चेतन का चढ़ बैठना शायद इसी को कहते होंगे। अध्याय 3। फूलचंद पासी अगले ही दिन से रोज सुबह अवध नारायण सिंह के घर आ जाता और जयप्रकाश को देखता संभालता। देखता ही ज्यादा था और संभालने को बहुत कुछ था भी नहीं। शुरुआत के कुछ दिन तो फूलचंद कमरे में दाखिल होता तो उसके पांव कांपते और शरीर में झुंझुनी सी उठती। वो जयप्रकाश को जिंदा बिस्तर में पड़ा देखकर लाख चाहकर भी मन को सामान्य नहीं कर पा रहा था। कमरे में घुसते ही हृदय गति कभी बढ़ जाती तो कभी अटकी सी लगती। फिर जब जयप्रकाश की मां कौशल्या देवी आ जाती तब जाकर फूलचंद थोड़ी हिम्मत कर अपने काम में लगता। जयप्रकाश को बिस्तर से उठाकर बरामदे में ले जाना, उसके हाथ मुंह धोना और वापस बिस्तर पर ले जाकर सांस तक उसके आसपास रहना, इसी दिनचर्या में दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे फूलचंद अब जयप्रकाश के पुनः जिंदा हो जाने के चमत्कार को लेकर सहज होने लगा था। लेकिन इस दौरान फूलचंद एक और बात को लेकर ज्यादा परेशान और जिज्ञासु था कि आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत है कि जिंदा हो जाने के बाद भी जयप्रकाश न चल फिर पा रहा, न कुछ खा पी रहा, कुछ बोलता भी नहीं है, बस मुर्दा के जैसा तो पड़ा रहता है। बार बार मन में आती यह बात माथे को मथनी की तरह मथती। फूलचंद के लिए तो सबसे असहनीय पीड़ा यह थी कि इतनी बड़ी चमत्कारी घटना को अभी तक किसी मजलिस में सुना न पाया था और न ही किसी से यह दुर्लभ अकल्पनीय घटना साझा कर पाया था। अवध नारायण सिंह के व्यक्तित्व और सख्त विचार दर्शन से फूलचंद अच्छे से परिचित था, इसलिए मुंह खोलने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए ये राज उसने सीने में नहीं दबाया था, बल्कि सीने के नीचे कहीं जोर से दाबकर उसके ऊपर सीना रख दिया था। लेकिन मन ही मन ये जरूर सोचता रहा कि साला जब तुरंते जिंदा ही करके ले आया है जयप्रकाश को, तो ये इतना बीमार काहे है। कई बार उसने मलकाइन कौशल्या देवी से घुमा फिराकर बातों ही बातों में कुछ जानने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसी कोई बात समझ में आई नहीं। आज लगभग सप्ताह भर बाद फूलचंद सुंदर भगत की राशन दुकान पर पहुंचा था। This content is brought to you by SMP Novels fans. अरे आओ आओ मर्दे, क्या भाई, कहाँ रहते हो आजकल? फिर ससुराल चल गए थे क्या फूलचंद? सुंदर ने फूलचंद को देखते ही कहा। आप भी गजब बात करते हैं, लगता है जैसे ससुरारी में खजाना गड़ल है हमारा, और 2 टाइम खाना तो भारी हो जाता है जाने पर।
आप हमारा साला लोग को नहीं जानते हैं ना, एक नंबर का दोगला है दोनों। महाराज, सास ससुर को कंट्रोल में रखा हुआ है सब, हमारा इज्जत क्या करेगा। फूलचंद ने मौका मिलते ही ससुराल को संक्षेप में निपटाते हुए बेंच पकड़ा। फूलचंद ने हल्का गाल फुलाकर ससुराल पर जो हमला किया उस पर सुंदर भारी ठहाका मारकर हंसा। लेकिन एक तो साला बढ़िया है तुम्हारा। अरे वो जो शंभू ट्रेवल में पायलट है, अगल बगल सब दुकान छोड़ हमरे यहाँ ही गाड़ी रोक के खैनी पुड़िया लेता है। भला आदमी है बेचारा, और सुनते हैं ड्राइवर भी बढ़िया है। सुंदर ने हंसते हंसते ठहाके से शुरू कर आखिरी तक मुस्कुराकर गंभीर आवाज में अंत करते हुए फूलचंद के साले के दुकान चैन वाली भलमनसाहत और रेगुलर मारबी खरीद पर प्रशंसा पूर्वक कहा। ओहो, आए, अच्छा, उधारी फुधारी तो नहीं देते हैं ना? देखिएगा फिर हमरे कपार पर पड़ेगा, आप तो मानिएगा नहीं, तभी चुकता हमको करना होगा। और जान लीजिए साले को, कोई ड्राइवर नहीं है, खलासी है, खलासी खलासी है गाड़ी में। बस धीरे धीरे उसी में रहते रहते ड्राइवरी सीख गया है साला। एक बहनोई ने साले की प्रशंसा में कहा। तुम निश्चिंत रहो मर्दे, तुम्हारे नाम पर हम उधारी देंगे, इतना दिमाग खराब थोड़े है हमारा। हमको लेकिन साला जीजा जीजा बोलते रहता है, लेकिन हम नगद धरवा लेते हैं तब सामान देते हैं। काहे कि फरकट बहनोई के चालू साला का क्या भरोसा। है कि नहीं? सुंदर ने सार बहनोई दोनों के लिए एक सजग व्यापारी का असली संदेश देते हुए कहा। लेकिन सुंदर का ये सुंदर सार्थक व्यापारिक सिद्धि मंत्र वाला संदेश फूलचंद को चिकोटी काट गया था। संदेश वैसे भी साले पर कम और बहनोई पर ज्यादा प्रकाश डालता प्रतीत हो रहा था। हाँ, आप कोई नकली बनिया थोड़े हैं जो जिसको तिसको उधार दे दीजिएगा। आप तो बस बड़कवा सेठ साहूकार को देते हैं उधारी, भले पैसा चुकता करने में आपका चप्पल घिस जाए। भला फूलचंद पासी के साला को कहे दीजिएगा उधार। इस बार हंसते कुड़ते अनायास ही बहनोई फूलचंद बोल गया था अपने साले की ओर से। सुंदर के कटीले मजाक ने जैसे फूलचंद के भीतर के सोए जीजा को हुरकुच कर जगा दिया था, लेकिन सुंदर ने तुरंत ही फूलचंद के जागृत जीजत्व को भांप लिया और हंसते हंसते अब बात घुमा दिया। सामने रखे चॉकलेट वाले डिब्बे से एक मेंटोस निकाला और फूलचंद की तरफ बढ़ाया। फूलचंद के गर्म हो चुके दिमाग को अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसने हंसते हुए मेंटोस पकड़ा और मन ही मन बड़े साले का स्मरण कर कैंडी का रैपर फाड़ उसे मुंह में फांक लिया। उसकी जीभ पर शीतलता की एक झोंक उतरी और सारे मुद्दे हवा हो गए। गांव कस्बों में गर्म हुए मुद्दे ऐसे ही हल्की सी मिठास वाली ठंडक पाते ही हवा हो जाते थे। इसी मॉडल से तो देश के भी मुद्दे गायब होते रहते थे। हंसी मजाक में, गप गप में देश ऐसे ही चलता था जैसे देश का कोई गांव। आखिर गांव भी तो देश ही था। मुंह में कैंडी जाते ही फूलचंद अब पैर पर पैर चढ़ाकर इत्मीनान से बैठ गया था। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ सच में कहाँ थे इतना दिन? सुंदर ने गप को फिर गप बनाने की दिशा में पहल करते हुए पूछा। अरे कहीं नहीं महाराज, यही तो है गांव में ही। अरे थोड़ा वही अवध नारायण बाबू के यहाँ रेगुलर में काम पकड़ लिए हैं। पीछे वाला हाथा में साग सब्जी रोप दिए हैं, वही सब देख रेख पानी गोबर करने में दिन भर थक जाते हैं, तो सीधे घर चले जाते हैं सांझ को। फूलचंद ने हल्की जम्हाई के साथ सुंदर कहानी बनाते हुए कहा। अच्छा ये बात, हट यार, ऐसा कौन काम धरा दिया तुमको अवध नारायण बाबू रे मर्दे? एकदम बंधुआ थोड़े हो। अरे थोड़ा मोड़ा बाजार घूमने आया करो, एकदम भेंट ही नहीं हो पाता है तुमसे तो यार। सुंदर ने इधर कुछ दिनों की स्थगित बैठकी को फिर से बहाल करने के मन से कहा। बस थोड़ा और दिन संभाल देते हैं उनका, फिर बहुत दिन तो हमसे भी कहाँ हो पाएगा सुंदरदा। अपना भी तो रोपनी का टाइम घुस रहा है, घर भी तो देखना होगा। फूलचंद ने खैनी निकालकर हथेली पर लेते हुए हल्के से कहा। पैसा कौड़ी का बात ठीक से तय कर लिया हो ना? देखना फिर बाद में बेगार खटना ना हो जाए। पैसा कौड़ी में एकदम क्लियर रहो। सुंदर ने अपनी ओर से नेक सलाह देते हुए कहा। पैसा तो हम एडवांस में पकड़ लिए हैं, हम मांगे भी नहीं तो खुद दे दिया अवध नारायण बाबू। फूलचंद ने चाहते हुए बताया। लो
तब तुम तो अब खुद ही सीटीएस हो मर्दे, पैसा एडवांस में खींच लिए। लेकिन ए फूलचंद, ऐसा कौन मंत्र मारे हो भाई कि इतना दिलदारी दिखा रहे अवध नारायण बाबू तुम पर आए हैं? सुंदर ने ठीक ही अंदाजा लगाकर स्वाभाविक उत्सुकतावश पूछा। सुंदर की बात सुन फूलचंद मुस्कुरा भर दिया। मन में कई बार आया कि सब बता ही दे क्या, लेकिन ठीक उसके पीछे पीछे यह बात भी आ गई कि अगर बता दिया तो अवध नारायण सिंहवा काट देगा। फूलचंद जैसे भारी बीहड़ गपक्कड़ के लिए इतना बड़ा जादुई रहस्य छुपाए रखना बेहद असहनीय तो था ही, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने अपने मन को नियंत्रित रखा। आज चाय नहीं पिलाइएगा क्या सुंदर दादा? फूलचंद ने मन के भीतर चल रहे उठापटक से उपजी गर्मी से उकता कर कहा। साले एडवांस पकड़ा है तुम, और चाय पिलाए हम। अच्छा पी लो, दुकान छोटा है लेकिन दिल तो बड़ा है ये ना है रे हमारा। सुंदर ने हंसते हुए कहा और काउंटर से बाहर निकलकर सामने चाय दुकान पर रामदयाल को आवाज दी। अरे दिल तो आपका विधायक से बड़ा है, इसमें कोई शक थोड़े है, दिलवर आदमी है आप। फूलचंद ने भी झर से मुस्कियाकर ताली बजाते हुए मसीहा का ही दर्जा दे डाला। सुंदर ने भी लजाते मुस्काते स्वीकार ही कर लिया। करीब 5 मिनट बाद रामदयाल छोटे से मग में लगभग 2.5 कप चाय और 2 प्लास्टिक कप ले आया। लीजिए पकड़िए कप, देखिएगा हाथ पर न गिर जाए, गर्मे गर्म ला दिए हैं। रामदयाल ने सावधानी पूर्वक गर्म चाय से कप भरते हुए कहा। हाँ, कभी कभी तो गर्म चाय पिलाते हो तुम, गर्मे गर्म ला दिए हैं। चिंता न करो, बहुत घाटा थोड़े लग जाएगा तुमको। सामान्यतः रामदयाल की ठंडी चाय पीने के आदी हो चुके सुंदर ने कुढ़ते हुए हंसकर ही कहा, ला, अरे घाटा तो होगा ही, होता ही है सुंदर भैया। दिन भर चूल्हा तो फूंक नहीं सकते, अगल बगल बस गया है कलकत्ता। ज्यादा धुआं होने पर बगल के दुकानदार लड़ने लगते हैं, तो उपाय क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर इतना महंगा हो गया, आदमी साला 1 कप चाय लेने आता है, उसको भी चाहिए गर्म चाय है। अब हम 1-1 2-2 कप के लिए दिन भर चाय गर्म करेंगे तो 1 सिलेंडर कितना दिन चलेगा? आप ही लोग बता दीजिए जरा सा हमको हिसाब करके। रामदयाल ने इन दोनों से कम देश से ज्यादा पूछा था। रामदयाल को सुनकर समझा जा सकता था कि देश में चाय बेचने वाले सभी लोग सुखी ही नहीं थे, अधिकतर परेशान थे और परचून की दुकान पर खड़े हो देश से सवाल कर रहे थे। तब बर्फ वाला चाय बेचो साला, चाय आदमी 1 कप ले या आधा कप, अरे गरम ही तो लेगा ना जी। और आदमी क्या करे? झुंड बनाकर आए तुम्हारे दुकान पर, सिंगल आदमी को 1 कप चाय नहीं दोगे तुम, और आए तो ठंडा चाय ले ले। साला चाय बेचने वाले का दिमाग आजकल आसमान उड़ता भैया, कुछ भी बक देता ही लोग, कोई दिमाग का बात ही नहीं। हूं। सुंदर ने बिना जताए हल्का सा उखड़ कर कहा, और कहा भी तो एकदम सरकारों के माफिक, एकदम तार्किक और मान लेने लायक। तो चाय पत्ती तो आप ही से तो लेता है चाय वाला, आप भिक्का मोड़ते हैं? डायरेक्ट दरोगा से बहस कर लिए थे उस दिन। रामदयाल ने किसी पिछली घटना का जिक्र करते हुए खिलखिलाकर कहा। यह जिक्र सुनते ही फूलचंद तो जैसे उछल गया, उसे लगा ये घटना कैसे छूट गई थी मुझसे। अरे 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 क्या सुंदरदा, कौन दरोगा वाला घटना बताइए ना, हमको पता भी नहीं। क्या दादा हमसे नहीं बताए? फूलचंद ने दोस्ती का उल्हाना देते हुए कहा। लो, अब तुम आ ही नहीं रहे थे इधर तो कैसे बताते? सुंदर ने दुकान के अंदर वाली बेंच से उठकर बाहर आते हुए कहा। ओह लो, तुमको पता भी नहीं? अरे बाप रे बाप, सुंदर भैया तो खूब रगड़ा रगड़ी किए, पूरा भीड़ जमा हो गया था यहां, मैंने यहां से लेकर हमरे दुकान तक, लगे कि अब तब खेला हो जाएगा। रामदयाल ने उचक कर अपने दोनों हाथ ऊपर किए और हिलाते हुए घटना की भव्यता का वर्णन करने लगा। हाथ उचकाने में हाथ में जो चाय की मग थी, उसकी पेंदी में बची हुई चाय का छींटा अभी फूलचंद के मुंह और गाल पर था। अचानक हुए इस चाय स्प्रे से फूलचंद थोड़ा सा तो भिनभिनाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी लुंगी की कोर से पूरा चेहरा पोंछकर सुंदर की तरफ ताकने लगा। उसे बस घटना जाननी थी, जल्द से जल्द। वो तो मन ही मन सोच रहा था कि साला 7-8 दिन बाजार क्या छूटा, यहां तो समूचा बड़ा बड़ा घटना होके खत्म भी हो गया। ओहो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा आंख में चल गया था चाय,
कोई दिक्कत नहीं। अरे ये बताइए ना क्या हुआ था सुंदरदा? फूलचंद ने आंख मलते हुए भी बिना मुख्य बिंदु से भटके हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, ये दरोगा आके नाटक करने लगा था दुकान पर। सुंदर ने नथुना फुलाते हुए कहा। क्या नाटक? आप बनिया बेताल से दरोगा को क्या मतलब? फूलचंद ने भी जैसे बड़ी देर से मौका देखते ही नथुने में हवा भरते हुए कहा। असली बात बताइए ना इसको सुंदर भैया। आह बड़का बवाल था भाई। रामदयाल भी अपनी दुकानदारी भूलकर यहीं कथा में रमते हुए बोला। अबे चुप रहो यार। बवाल क्या? पुलिस दरोगा इतना तो करता ही रहता है, उसका साला नेचर है, थोड़े सुधरेगा। सुंदर ने रामदयाल की बार बार भीड़ और बवाल वाली बात पर अच्छा खासा खींचते हुए कहा। आठ महाराज घटना बताइए ना। फूलचंद भी बेचैनी में खींचकर बोला। अरे बताइए ना, दरोगा का बदमाशी था खाली। बोरो प्लस ले गया था और बदला में बरनोल ला के घुमा रहा था। बोल रहा था कि पकड़ो ही नकली बरनोला, बोरो प्लस दो। सुंदर ने वारदात को याद करते हुए कहा। आए तो आप दिए क्या थे? फूलचंद ने माथा खजुआते हुए पूछा। अरे बोरो प्लस दिए थे भाई, एकदम नाजायज बात ही बोल रहा था दरोगा। उसी पर हम बोले कि जो चीज हम दिए ही नहीं है वो कैसे रख ले, जो सामान दिए हैं वो लाइए। तो इसी में तैस में आकर और वही जो होता है दरोगा का उल्टा सीधा बकने लगा। सुंदर ने भरसक संक्षेप में बात बताने की कोशिश की। हाँ वही सब जो होता है दरोगा का बोली चाली यार। कहने लगा कि पिछवाड़े में डंडा डाल के उल्टा देंगे, मिलावट के केस करेंगे और ठेल देंगे 2-3 साल वास्ते लाल घर, यही सब खूब बोला। लेकिन सुंदर भैया भी पीछे नहीं हटे, यही सामने खड़े रहे दुकान पर। दरोगा लास्ट में गाली देते देते पसीना पसीना हो गया, थक के चला गया साला। रामदयाल ने झट से बात को लपक कर संक्षेप को विस्तार दे दिया। उसने असल में सुंदर के जले पर बिटुन घस दिया था जैसे। दारोगा का लौटाया बरनोल जस का तस वहीं सामने दीवार वाली रैक पर रखा हुआ था। ठीक है, अब जाओ अपना दुकानदारी देखो, जाओ। गैस का पैसा नहीं निकलेगा अगर ऐसे ही दुकान छोड़कर यहां कथा बांचने में रहोगे तो। सुंदर ने जोरदार कुढ़न के साथ रामदयाल की तरफ बिना आंख किए हुए ही कहा। अच्छा जा रहे हैं, इतना गर्म काहे हो रहे हैं दादा? हैं, हम तो एक ठो असली बात बताने रुके थे। छोड़िए फिर कब्बो बताएंगे। यह बोलकर रामदयाल ने अपना पहला कदम उठाया ही था कि अरे रुको रुको भाई, हे रामदयाल बताओ ना भाई, क्या और कुछ नया घटना हुआ क्या? बताइए, हम साला कुछ दिन बाजार नहीं आए, लगता है दुनिया से कट गए। सुंदरदा को दरोगा बेइज्जत किया, यह बात जब अब नहीं जान पाए तो और क्या कहें। फूलचंद ने तपाक से रामदयाल को रोकते हुए कहा। बेइज्जत नहीं, बहस किया है। अर्थ का अनर्थ मत बोला करो फूलचंद, गलत मैसेज जाता है समाज में। थोड़ा जिम्मेदार बनो यार, उम्र हो गया तुम्हारा, समझे ना, बुढ़ाने लगे हो। अरे थोड़ा अब तो सोच समझ के बोला करो। सुंदर ने अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए फूलचंद को नागरिक कर्तव्य की याद दिलाई। अच्छा अब मेरा असली वाला खबर तो सुन लीजिए, फिर हम जाएं जल्दी। आप लोग के गप के फेर में मेरा ग्राहक जा रहा है। रामदयाल ने तत्काल अपने कीमती समय का हवाला देते हुए कहा। बोलो बोलो ना भाई जल्दी। फूलचंद ने सुरफुराते हुए कहा। तो सुनिए, भयंकर बात निकल के आ रहा है। वो जो डेनियल का कोठी है ना, वहां कुछ गड़बड़ का हल्ला है। सब बता रहा है कि वहां कोई आदमी रह रहा है, अंग्रेज जमाने का। वहां करोड़ों रुपया का खजाना दबा है। रामदयाल ने चाय का खाली मग सुंदर की दुकान के काउंटर पर रखते हुए कहा। रामदयाल के इतना बताते ही उछल उछल कर पूछ रहे फूलचंद को तो जैसे लकवा वाला झटका लगा। देह हाथ और दिमाग सन्न रह गया, आंख खुली रह गई थी और साथ साथ मुंह भी। बदन का रोआ रोआ एक बारगी खड़ा हो गया था। फूलचंद को तो अभी तक यही पता था कि डेनियल की कोठी का जो रहस्य छाती में दावे वो दिन रात छटपटाता रहता है, उसका तो बस वही एकमात्र राजदार है। लेकिन यहां तो रामदयाल ने कोठी की चर्चा कर उसकी गोपनीयता के परखच्चे उड़ा दिए थे। फूलचंद मन ही मन माथा पकड़े हुए था, अभी अंदर ही अंदर दांतों को रगड़ रहा था और जासूस धतुरा चंद के माफिक सोच रहा था, इस साला खुदे अवध नारायण सिंह कर दिए हैं मिस्टेक। वही कहीं लबर लबर में बक दिए होंगे। भक फालतू बात, वहां कोठी में तो चमगादड़ झूलता है, इनको खजाना मिल रहा। साला दिन रात तो उस अंग्रेज का भूत बरामदा पर टंडेली मारता रहता है,
पूरा गांव जानता है, इसमें कौन सा नया बात है। फूलचंद अचानक कोठी के बारे में बोलने लगा था। उसका वश चलता तो अभी के अभी जाकर तिरपाल से ढकाता कोठी को। अरे नहीं भाई, थोड़ा तुम चुप रहो ना फूलचंद। तुम तो अवध नारायण सिंह के पिछवाड़े में भिंडी करेली रोप रहा था, तुमको कहां से पता होगा कुछ। इसको बोलने दो ना। रामदयाल का सब बात फालतू थोड़े होता है, एक आध न्यूज सच भी तो हो सकता है। सुंदर ने फूलचंद को चुप रहने का इशारा करते हुए रामदयाल पर ठीक उसी तरह से भरोसा जताते हुए कहा जैसे देश की जनता आज की मीडिया पर जताती है। रामदयाल यह सुनकर उत्साह से भर गया था। उसने एक फेंकी हुई नजर से फूलचंद की तरफ देखा और सगर्व मुस्कुराहट लिए फिर शुरू हुआ। हमारे पास जो भी होता है फुल जानकारी होता है। वहां कोठी में आदमी का आन जान हो रहा है, कुछ गलत धंधा तो चल रहा है वहां। हमको कोनो फालतू गपकड़ नहीं सुनाई, यह सब बात प्रशासन का आदमी बताया है। रामदयाल ने तरल चाय के विक्रेता होने के बावजूद ठोस जानकारी दी थी। वाह, प्रशासन, इसका दुकान पर प्रशासन भी बैठने लगा। वाह, गजब बात करता है यह भी। फूलचंद ने भी खुद पर फेंकी हुई नजर को वापस रामदयाल की तरफ फेंकते हुए कहा, बैठता है, हाँ हाँ बैठता है। चौकीदार भागवत हाजरा से 7 बरस का दोस्ती है हमारा, वही बताया हमको। तुम्हारा दिमाग ढीला होने लगा है फूलचंद, वहां अवध नारायण सिंह के यहां जाके। हमको तो उसका घर ही भूत का डेरा लगता है। खैर छोड़िए, चले हम दुकान पर। अपना 100 रुपया का नुकसान करके इतना बड़ा भेद भी बताइए और बदला में फालतू भी कहलाइए साला। यही है कलयुग। रामदयाल ने जाने के अंदाज में पांव पटकते हुए बिना गए ही कहा, अरे सुनो सुनो, गुस्सा ना हो भाई, सही कह रहे हो। इतना बड़ा खबर है, इस सबको थोड़े पता होगा यार। फूलचंद का दिमाग अभी अपसेट है, इसका बात का क्या लिए हो। तुम पूरा मामला बताओ। कुछ बात हमको भी पता चला है कोठी के बारे में। सुंदर ने नहीं जा रहे रामदयाल को रोकने का प्रयास करते हुए कहा। इस दौरान दोनों फूलचंद की तरफ नहीं देख रहे थे। फूलचंद काउंटर पर नाखून रगड़कर मन ही मन कुढ़ रहा था। उसे तो अब लग रहा था कि कोठी के रहस्य और अवध नारायण बाबू के बेटे की कहानी बोलकर अभी के अभी सबको पछाड़ते हुए इस रेस में निर्णायक बढ़त ले ले। तभी उसने एक बार फिर खुद को नियंत्रित किया, अपना बायां हाथ मुंह पर रखा और दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध खुद को संयमित किया। असली जानकारी तो अभी भी इसी के पास थी। देखिए, थाना में यह रिपोर्ट गया है कि कोठी में कुछ लोग आते जाते हैं। अब साला सब भूत प्रेत ही है अंदर या फिर कोई 3-4 उल्टा सीधा काम चल रहा है भीतर कोठी में, इसका पता लगा रही है पुलिस। पुलिस तो भयंकर एक्टिव है। हमको तो सारा बात ही खोलकर बताया है ना भागवत हाजरा। जरा फूलचंद से भी कह दीजिए कि कहीं कुछ बताए नहीं। प्रशासन का भितरिया मामला है, अब हम पर भरोसा करके बता दिया है। रामदयाल ने पुलिसिया विभाग के प्रति कर्तव्य निष्ठा और गोपनीयता की शपथ के साथ कहा। फूलचंद ने भी अपने लिए कहीं खास नसीहत सुन ली थी और बिना रामदयाल की तरफ देखे दांत कटकटाता रहा। आज फिर भागवत हाजरा आएगा क्या? आए तो जरा हमको भी आवाज दे देना, हम भी आ जाएंगे तुम्हारे ही दुकान। सुंदर ने विशेष जानकारी हेतु प्रशासन से ही सीधे संपर्क कर लेने की भूरी भूरी मनसा के साथ कहा। हे भगवान, रे दिमाग खराब है क्या आपका? है गलती से भी अब बोलिएगा भी नहीं चौकीदार भागवत हाजरा के आगे ये सब बात। अरे यह हम लोग का आपसी पुलिस डिपार्टमेंट का बात है सुंदरदा। हमारे बारे में सोचेगा कि हम अपना विभागीय बात बाहर कर दिए। विश्वास भी तो एक चीज है सुंदर भैया। रामदयाल चाय वाले ने अचानक पुलिस की बहाली लेते हुए अपने विभाग की ओर से बयान दिया। ये सुन सुंदर ने मुंह बिचकाकर अजीब सी नजर से देखा रामदयाल को और कुछ बोला नहीं जवाब में। अब आप लोग का कहानी पूरा हो गया हो तो एक बात हम भी बोलें। फूलचंद ने हल्की झुंझलाहट के साथ लंबी सांस छोड़ते हुए बेंच से खड़े होते हुए कहा, लीजिए इसका भी सुन लीजिए। इसके पास भी होगा वही अवध पुराण, पिछवाड़े का करेली वाला किस्सा। रामदयाल ने फूलचंद के वर्तमान पदस्थापन पर चुटकी लेते हुए कहा, हाँ एकदम भैया लोग सुन लीजिए। बात तो ऐसा बताएंगे कि अगाड़ा पिछाड़ा सबका खिस्सा क्लियर हो जाएगा और सुन के ना आप दोनों का चारों ओर से फेंकेगा धुआं।
हम कोठी के भीतर का वो सच जानते हैं जो बता देंगे ना तो बेहोश हो जाइएगा आप दोनों लोग। फूलचंद ने दहकने से पहले झरकते हुए कहा, है ऐसा क्या रे फूलचंद? सच में क्या? सुंदर अब यकायक दन्न से फूलचंद की तरफ घूमता हुआ बोला, हाँ बात ही ऐसा है। इतना दिन से बाजार नहीं आ रहे थे ना हम, तो अब पूछिए भी ना कि कहां थे आखिर हम। अब छोड़ दीजिए आप लोग अपना सुना सुनाया गप। असली कहानी हम जानते हैं, लेकिन यह भी जान लीजिए नहीं बताएंगे। बता दिए ना तो अनर्थ हो जाएगा। यह बोलते हुए फूलचंद 2 कदम निकल चुका था। अरे रुको यार फूलचंद, भाग साले, बताओ ना यार। सुंदर ने लपक कर उसकी कमर के पास पजामे में 3 उंगली फंसाकर खींचते हुए कहा। रामदयाल भी बेचैन खड़ा था वो सब सुनने को। उसकी सबसे ज्यादा रुचि वो अनर्थ वाले मैटर में थी कि आखिर क्या है जिससे अनर्थ हो जाएगा। पता चल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन फूलचंद एकदम मन बनाकर उठा था। सुंदर ने 2-4 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार हाथ झटककर पजामे की डोरी को पुनः वापस टाइट करता आखिर निकल ही गया। गपक्कड़ों की महफिल में जो बात न कही जाए वही बात महफिल लूट लेती है। फूलचंद महफिल लूटकर निकल गया था। चुगली और गप की सबसे बड़ी प्रेरणा है जिज्ञासा। एक चुगलखोर इतना जिज्ञासु होता है जितना न्यूटन या गैलीलियो भी नहीं। उसे हर बात जानने की, सुनाने की लालसा ही उसे दक्ष चुगलखोर बनाती है। अगर कोई बात अधूरी रह जाए तो सीने में कांटे की तरह चुभती है। वही कांटा दोनों के कलेजे में धंसाकर फूलचंद फुल स्पीड से निकल गया था। दोनों बेचैन खड़े अभी सीना मल रहे थे। अध्याय 4। धम्म की आवाज सुनते ही कौशल्या देवी बदहवास रसोई से दौड़ी आई थी। बेटा नीचे जमीन पर पड़ा कराह रहा था। देखा तो सिर पर थोड़ी चोट भी लगी थी। मुंह के एक किनारे से लार टकर कर गले तक आ रही थी। मां कौशल्या देवी आंचल से कभी मुंह पोंछती तो कभी सिर। अकेले उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाना मुश्किल हो रहा था। सुबह के लगभग 8 बज रहे होंगे जब अवध नारायण बाबू कहीं बाहर निकले थे और फूलचंद भी आज आने में थोड़ी देरी कर रहा था। हेलो हेलो, कहां है? जयप्रकाश पलंग से नीचे गिर गया है। माथा पर चोट लगा है, कहां है? आइए ना जल्दी। कौशल्या देवी ने रूंधे हुए गले से हड़बड़ी में कहा। अरे कैसे? अरे हेलो हेलो। उधर से अवध नारायण सिंह घबरा कर बोले, आप घर आइए ना पहले जल्दी, मोबाइले पर सारा इंक्वायरी किए हुए हैं। झल्लाते हुए फोन काटा कौशल्या देवी ने। अवध नारायण सिंह भी फोन के कटते कटते 10 फलांग लगाकर तेजी से घर की ओर निकल चुके थे।